वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज भगवान गणपति का दिवस, बुधवार का दिन, जो समस्त संकटों की नाश करने वाले हैं, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, ऐसे गौरा शंकर पुत्र प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आप सबको प्रातःकालीन उद्बोधन के लिए आवाहन करता हूँ आप सबका। आप सबके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, ऐसा मेरा भगवान गणेश से प्रार्थना है। आइए चर्चा करते हैं आज के वाक्यांश पर। आज का वाक्यांश कहीं मस्तिष्क में कितने दिनों से पड़ा हुआ था पता नहीं। रात अचानक आँख खुली तो ध्यान आया कि आज का वाक्यांश तो लिखा ही नहीं। तो फिर सोचा कि अब हम समाज में रहते हैं तो चलिए आज समाज की बात करते हैं। आज का वाक्यांश है सामाजिक प्रतिबद्धताएं आखिर क्या है। ये सोचने पर हम सब लोगों को जरूर ही विचार करना चाहिए, सोचने का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमारे बिना समाज कुछ नहीं है और समाज के बिना हम कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमें समाज ना मिले तो हम पागल हो जाएंगे, और समाज की हम एक इकाई भी हैं, हमसे ही समाज बनता है, वरना समाज भी नहीं बनेगा। आप जानते होंगे कि आपके और हमारे बीच में जो संबंध है वो किस बात का है। आप मुझे किसी नाम से पहचानते हैं और मैं आपको किसी और नाम से पहचानता हूँ। शरीर आपका और हमारा बिल्कुल एक सा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर वो है जो हमें ईश्वर ने आवरण दे करके भेजा है, जो हमारे शरीर पर ये खाल जो चढ़ा करके भेजी है, जिसको हम स्किन कहते हैं, त्वचा कहते हैं, ये मढ़ करके भेजी है। ढोलक पे ढोल पे चमड़ा मढ़ा होता है, तभी वो सुंदर आवाज निकालता है। जब उसकी मढ़ाई कायदे से होती है तभी वो सुंदर नजर आता है। तो हमारी आपकी पहचान इस त्वचा के कारण है, इस आवरण के कारण है जो भगवान ने हमारे शरीर पर भेजा है। और हमाम में सब किस स्थिति में होते हैं इसके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या
हमाम के बाहर भी उस स्थिति में रह सकते हैं या हमें रहना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको स्मरण होगा, अब से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व एक प्रश्न समाज में उभरा था। अक्सर उसमें प्रतियोगिताओं की पुस्तकों में पूछा जाता था कि जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें से किसी साक्षात्कारकर्ता ने एक प्रश्न पूछा था कि यदि आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपके कमरे में अचानक आपकी बहन स्नान करने के बाद में बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के यदि आ जाती है तो आप क्या करेंगे? ये एक बड़ी, इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन ये 40-45 साल वर्ष पूर्व ये बात आई थी सामने। तो सब इसका कुछ जवाब नहीं दे पाए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन एक ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि मैं तुरंत तौलिया लेकर के उसको ढकूंगा और उसके बाद में उसको गोद में उठा। तो साक्षात्कारकर्ता ने कहा कि ऐसा क्यों? कह लगे ऐसा इसलिए कि वो मेरी बहन छोटी है और बहुत छोटी है, बच्ची है वो, इसलिए मुझे उसको गोद में उठाना पड़ेगा। अर्थ इसका क्या है कि ज्यों ही मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, त्यों त्यों वो इस बात को जानने लगता है कि उसको कपड़े पहनना है। समाज में आने के लिए, बाहर आने के लिए उसको कपड़े पहनना आवश्यक है, कुछ आवरण उसके शरीर पर होना आवश्यक है। ये मनुष्यता की पहचान है। ये मनुष्य को ही इस बात का ज्ञान है कि उसको कपड़े भी पहनने हैं। जीव तो संसार में पशु भी हैं, जीव जंतु भी हैं, कीट भी हैं, पतंग भी हैं, जानवर भी हैं, सब हैं, लेकिन उन सब के पास कोई कपड़ा नहीं है। उनको ईश्वर ने वो ज्ञान ही नहीं दिया, वो व्यवस्था ही नहीं दी कि वो कपड़े पहन सकें या कपड़े पहने या उनके लिए कोई कपड़े दे। ये व्यवस्था, ये बुद्धि, ये विवेक, ये जानकारी और इस प्रकार का काम केवल और केवल जिसको कहते हैं एक शर्म हया, वो गहना दिया है ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य को। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। ये तो केवल एक प्रस्तावना वाली बात समझिए। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। जब हम अपने घर में अपने गुसल खाने से, बाथरूम से निकल करके अपने कमरे तक किसी विशेष अवस्था में नहीं आ सकते, तो फिर क्या हमें ये शोभा देता है कि हम घर से बाहर समाज में निकलें तो इतने छोटे कपड़ों में निकलें कि हमारे अंग प्रत्यंग दिखाई देने लगे? दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो होता नहीं है, लेकिन जितने भी दुष्कृत्य हैं वो सब अंधकार में होते हैं। किस लिए? कि उन्हें कोई देख न ले। अति हर प्रकार की वर्जित है। मेरा मानना यह है कि जहां तक समान अधिकार की बात है, अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर से, और दबाव की प्रक्रिया
किसी के भी पास नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। यदि हम अति पर्दा प्रथा या बुर्का प्रथा को कहीं अपनी जगह मानते हैं तो हमें बुरा उसका भी मानना चाहिए जो फटी जीन्स या छोटे छोटे 1 अंगुल के नेकर पहन करके एक डोरी के माफी के स्टेप से जुड़ी हुई अपने टॉप पहन करके जो वयस्क कन्याएं को उस पर भी हमें अंकुश लगाना होगा। वो भी समाज के लिए हितकर नहीं है। उसको आप ये मत मानिएगा कि वो किसी प्रकार का प्रतिबंध है, किसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधा वाली बात है। लेकिन ये हर व्यक्ति जानता है कि जब हम अपने घर में होते हैं तो कुछ और कपड़े पहन करके रहते हैं, और जब हम घर से बाहर होते हैं तो कपड़े चेंज करके जाते हैं। क्या इसलिए कि समाज हमें देखे? निश्चित रूप से समाज आपको देखता है, लेकिन यदि आपको देखने के बाद में किसी व्यक्ति के मन में दुष्प्रवृत्ति जाग जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आवरण है, जो आपने जिस आवरण से आपने अपने शरीर को ढक रखा है, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी पर अपनी बात थोपना नहीं चाहता, मैं कभी मानसिकता पे आघात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को सोचें, समझें, बजाय इसके कि हम दूसरे पक्ष को दोष दें, दूसरे पक्ष की मानसिकता पर आघात करें कि अरे अमुक व्यक्ति की तो मानसिकता ही ऐसी है, या पुरुष वर्ग की तो मानसिकता ही ऐसी है, या स्त्री वर्ग की तो मानसिकता ही ऐसी है। क्यों नहीं? पहले अपने अंदर खोज करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं, किस वजह से ये मानसिकता निकल करके आ रही है सामने। सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें सामने वाले की बात को समझना है, उसके पूर्ण अर्थ उसके निकालने हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसकी जगह स्वयं को रख करके देखें। जब हम उसकी जगह स्वयं को स्थापित करके देखते हैं और तब भी यदि हमारे मन में वही विचार आते हैं, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जिस प्रकार की सामने वाला दे रहा है, तो फिर उसको दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं। फिर वो दोषी नहीं है, फिर दोष वहां है जिसके कारण की ये स्थिति पैदा हुई है। उसको जांचना और उसको परखना बहुत जरूरी है, और यही समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। आप समझिए, एक बहुत ही छोटा सा बिंदु मैं दे रहा हूं। अभी हम किसी को अपने शब्दों के माध्यम से उसकी बेइज्जती करने का प्रयास करें, उसको अपशब्द कहने का प्रयास करें, तो क्या कोई स्वीकार करेगा? दूसरे के शब्द भी ऐसे लगते हैं जैसे कि निष्ठुर, भले ही वो सत्य हो, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि समाज में हमारी कोई इज्जत है। हम सामाजिक रूप से उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। मान लिया कोई कंजूस आदमी है, आप उसको मुंह पर कह दीजिएगा, समाज में 10 लोगों के बीच में कह दीजिएगा कि ये तो कंजूस है,
वो तुरंत नाराज हो जाएगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे ऐसे अपशब्द बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं भविष्य के विषय में कुछ सोच करके अवश्य संचय करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। तुरंत उसकी प्रतिक्रिया ये होगी, क्योंकि वो समाज में है, जबकि अंदर से वो जानता है कि वो वास्तव में क्या है। क्यों? क्योंकि समाज एक अपने आप में ऐसा स्थान है, समाज, जहाँ की हर व्यक्ति को अपने आप पर कुछ ना कुछ मुखौटा लगा करके रखना ही पड़ता है, और रखता ही है हर आदमी। एक आदमी कितने स्थान पर मुखौटा बदलता है? घर में कुछ और, माता पिता के साथ कुछ और, पत्नी के साथ कुछ और, बच्चों के साथ कुछ और, बाहर निकलेगा पड़ोस के बच्चों के साथ में कुछ और, नौकरी पर जाएगा अपने कुलीग के साथ में कुछ और, शाम को लौट करके आएगा तो सब्जी वाले के साथ में कुछ और, ऑटो वाले के साथ में कुछ और। दिन भर में कितने आवरण बदलता है आदमी, क्योंकि जिसको जैसा पसंद होता है वो उसी हिसाब से बात करता है। मैं ही यदि बात करूंगा तो किसी व्यक्ति के साथ में किसी रूप में बात करूंगा, किसी के साथ में किसी रूप में बात करूंगा। तो ये आवरण बदलता है, इसलिए चूंकि उसकी वैसी ही आवश्यकता है वहां की। इसी प्रकार से समाज में भी हमें अपने आवरण पर, अपने वस्त्रों पर, अपने वाचन पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम समाज की मान्यताओं के विपरीत कहीं जाकर के किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। हम सुंदर हैं तो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा एक अपने आप में है, हर व्यक्ति की मर्यादा है। अगर ऐसा ना होता तो क्या जरूरत थी ब्यूटी पार्लर की? भाई हम तो सुंदर हैं, नैसर्गिक सुंदरता है हमारे पास, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है। किस लिए? आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम और अच्छा दिखना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि हम अपने दिखने के माध्यम से किसी के मन में दूषित भावना पैदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आदमी सुनकर के तारीफ करे, हमारे पास आना चाहे, हमसे बात करना चाहे, हमारे प्रति जो है उसकी आकर्षण बढ़े, इसलिए, ना कि इसलिए कि उसके मन में हमारे प्रति किसी प्रकार के दुष्कर्म की प्रवृत्ति जागे। बड़ी विनम्रता के साथ में मैं अपनी महिलाओं से, बहनों से इस विषय में आज खुलकर बात कर रहा हूँ। कृपया ध्यान करें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने वस्त्रों पर अपनी जो पारिवारिक छाप है उसका ध्यान करके बाहर निकलें। किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चेष्टा न करें जिससे कि किसी के मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न हो सकती हो। होती हो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हो सकती हो। ऐसा भी किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार का यदि कोई प्रयत्न करती हैं मेरी बहनें, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ, यदि कोई बहनें इस प्रकार का प्रयत्न करती हैं तो फिर वो सामाजिक प्रतिबद्धताएं भूल रही हैं। यहाँ मेरी बहनों का भी कर्तव्य है, और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनका भी कर्तव्य है। आजकल देखा गया है कि अक्सर लोग बात कह देते हैं, अरे साहब क्या करें, बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। समाज के साथ में चलना पड़ता है। समाज के साथ में चलिए ना, हर प्रकार से चलिए, क्या दिक्कत है?
लेकिन क्या अंग प्रदर्शन से ही समाज के साथ में चलना संभव है? तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इतना पीछे लौट करके जा रहे हैं कि हम जीव जंतुओं और पशुओं और जानवरों की श्रेणी में पहुंचते हैं कि वो तो बिल्कुल नंगे रहते हैं भाई, हम तो थोड़ी बहुत पहन भी लेते हैं। तो क्या वहां पहुंचना चाह रहे हैं? नहीं, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यदि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते, उनको सही आचरण दिखा नहीं सकते, उनको इस बात का अर्थ नहीं बता सकते कि क्या शर्म है, क्या हया है, क्या लज्जा है, क्या शील है, तो ये समाज की हवा का कसूर नहीं है, ये हमारे कर्तव्य की इति है। हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे, हम अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं। एक बार किसी सज्जन ने हमसे कहा था कि कहीं इस बात का जिक्र हो रहा था कि वो एक कोई संस्था बननी है, उसके अंदर जो है वो सनातन धर्म का प्रचार के लिए इस प्रकार की एक समिति बनेगी, वो जगह जगह जा कर के काम करेगी, कुछ व्याख्यान देगी, कुछ यज्ञ आदि का कार्य करेगी, इस प्रकार का कोई प्रयोजन था। उसमें एक सज्जन ने कहा कि इन सब चीज़ों का आजकल कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब नई पीढ़ी के लोग कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न कर जाते हैं जिनका उत्तर देना हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चे साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक युग में है, आजकल व्यावहारिक युग में आ गए हैं। इसलिए हम कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा प्रश्न कर जाते हैं कि जिसका हम उत्तर नहीं दे पाते। तो सौभाग्य से उस मीटिंग में मुझे भी उपस्थिति थी, मेरी भी उपस्थिति थी। तो मैंने उनसे केवल एक बात कही कि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो साथ में जो देख रहे हैं तो उसी साथ बात करते हैं, किंतु यदि वो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न करते हैं और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ये तो कमी हमारी है, ना कि उनकी। आप भी जब बचपन में थे तो आपने भी अनेकों प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं अपने माता पिता के सामने रखी होंगी, उन्होंने भी तो आपको शांत किया होगा आपकी जिज्ञासाओं का। और यदि आप नहीं शांत कर पा रहे अपने बच्चों की जिज्ञासा का, इसका मतलब ये कि कमी उनमें नहीं है, उनकी तो खोज वैज्ञानिक की है, वो तो उनको तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो ज्ञान के बाद के विज्ञान की बात करते हैं, हमेशा नई चीज सोचते हैं, आगे की सोचते। लेकिन इसका मतलब ये हम बताने में असमर्थ हैं, तो अपनी असमर्थता के लिए हम किसी अभियान को टाल दें, ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप अभियान में तब शामिल हों जबकि आप स्वयं को इस योग्य मान लें कि हाँ, अब कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न करेगा तो हम उसका उत्तर देने के लिए, उसका सटीक उत्तर देने के लिए या उसको समझाने के लिए अब तैयार हैं। तब आपकी स्वतः इच्छा होगी कि आप इस अभियान से जुड़े। तो इसलिए यदि इस प्रकार का आचरण हमें कहीं दिखाई दे रहा है समाज में, तो निश्चित रूप से मैं उन बच्चों बच्चियों को दोषी नहीं मानता। कहीं ना कहीं उस घर के बुजुर्ग इस चीज के लिए दोषी कहूँगा, या कहना चाहिए कि बस मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की सोच फिर परिवर्तित करवाने में असमर्थ है घर के बुजुर्ग। समाज के विषय में जानकारी देना, समाज के विषय में क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के शब्द बोलना चाहिए, उनका
निर्धारण करना, उनके विषय में दिशा निर्देश देना, उनके विषय में समझाना, उनकी पूरी जानकारी देना हम घर वालों का काम है, घर के बुजुर्गों का काम है। बच्चे तो बच्चे ही हैं। पौधा होता है छोटा सा, बेल जब चलती है तो उसको आप एक सुतली बांध करके या डोरा बांध करके जिधर की तरफ मोड़ देते हैं वो उधर ही चल पड़ती है, उसी ओर बढ़ जाती है बेल। तो अगर हमने ही डोरा, तभी तो उन्हें पता नहीं है कि किस तरफ जाना है। और जिस बेल पर डोरी नहीं बंधी होती उसका हर्ष आप लोग जानते हैं, वो जमीन पर गिर जाती है, उसका पतन आरंभ हो जाता है, वो पतित हो जाती है। फिर ना वो बढ़ पाती है, ना फल पाती है, ना फूल पाती है। तो इसलिए अपने बच्चों में सामाजिक प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं, किस प्रकार का हमें आचरण करना चाहिए समाज के साथ में, किस प्रकार का हमें आवरण पहनना चाहिए। कभी एक समय था कि जब कोई मेहमान आ जाता था तो महिलाएं किवाड़ के पीछे से झांक करके पूछा करती थी कि कौन है या क्या बात है। आज वो स्थिति कहाँ है? वो एक आवरण था, लज्जा का आवरण था। अनजान व्यक्ति के सामने महिलाएं नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि उसकी निगाह कैसी। हम समाज में बाहर सड़क पर निकलते हैं तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति सामने से आ रहा है उसकी निगाह कैसी है या उसके मन में क्या है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी रक्षा अपने आप करनी है। अपने शील की, अपनी लज्जा की, अपनी हया की रक्षा हमें अपने आप करनी है। हमें ऐसा कोई आचरण नहीं करना जिससे कि किसी की निगाह हम पर पड़े, दूषित निगाह पड़े किसी की। बल्कि हमें अपने आचरण में वो स्थिति लानी चाहिए, अपने शब्दों में, अपने पहनावे में, अपने वाचन में, अपनी वाणी में वो स्थिति लानी चाहिए कि जो हमसे एक बार मिले वो नतमस्तक हो, ना कि हमारा आवरण उतारने को तैयार हो बचा बचा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हृदयांगन संस्था के दोनों स्तंभ आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हृदयांगन संस्था की, और हृदयांगन संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, दोनों की उपस्थिति है। लेकिन इस पटल पर विशेष रूप से आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी एक और रूप में भी उपस्थित हैं कि वो डॉक्टर सत्या होप टॉक की विशिष्ट कार्यक्रम आज के नवरत्न के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक अपने विशिष्ट कार्यक्रम के लिए, अच्युत नाद के लिए जानी पहचानी जाती हैं और उसकी प्रवर्तक भी हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ और अंत में चलते चलते इस बात को अवश्य कहता हूँ कि यदि मेरी किसी भी बात से, किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों, विशेष रूप से बहनों की, बेटियों की, कन्याओं की, माताओं की, किसी की भी भावनाएं यदि आहत हुई हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने अपनी बात कही है, आपकी बात आप जानें। धन्यवाद, नमस्कार। 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।